नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। कल हमने देखा था मैथमेटिक्स का क्या सिलेबस रहता है जीटी के पार्ट में CUET के लिए। आज हम अपना जो फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें देखेंगे सबसे पहले हम कौन से टॉपिक पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। इसमें हम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे डेसिमल एंड फ्रैक्शन, यूनिट डिजिट इकाई अंक, फैक्टर, नंबर ऑफ जीरो, एलसीएम एंड एचसीएफ, पावर एंड सेट्स, बोर्डमास जो रूल होता है, एपी, जीपी एंड एचपी, डिविजिबिलिटी रूल और रिमाइंडर थ्योरम और सिंप्लीफिकेशन। ये सभी टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम में। अब आप देख रहे होंगे कि जो सिंप्लीफिकेशन है इसका वैसे अलग चैप्टर होता है, एपी जीपी का भी अलग से होता है, और पावर एंड सेट्स और एलसीएम एंड एचसीएफ ये आपको किसी बुक में अलग अलग देखने को मिलते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, इन सभी टॉपिक को नंबर सिस्टम में ही पढ़ेंगे। और नंबर सिस्टम जो है थोड़ा सा बड़ा चैप्टर हो जाएगा, लेकिन इनको अगर हम सभी को साथ में पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से हम इसको समझ पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम आज सबसे पहले नंबर्स के बारे में। बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं नेचुरल नंबर क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद परिमेय अपरिमेय संख्या क्या होती है, इवन ओड क्या होता है। आज हम वो सभी संख्याएं पढ़ेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, प्राकृतिक संख्या। अगर बात करें प्राकृतिक संख्याओं की तो वे संख्याएं जो यूज हो काउंटिंग के लिए, जैसे जब काउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 4, जीरो से कभी हम काउंट नहीं करते। कभी हम जब काउंटिंग करते हैं तो जीरो से स्टार्ट नहीं करते, हम कहां से करते हैं, 1 से। तो यहां से एक बात क्या पता चली कि जीरो नेचुरल नंबर नहीं है। तो कहां से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से आगे बढ़ती जाएगी। तो नेचुरल नंबर को क्या होगी, 1 से लेके अनंत तक, इनफाइनाइट। अब अगर क्वेश्चन आ जाए कि फर्स्ट नेचुरल नंबर क्या है, तो जैसे मान लो ऑप्शन दे दे आपको 0 1 2 5, तो आपका जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए 1। 0 नेचुरल नंबर नहीं है, तो फर्स्ट नेचुरल नंबर क्या होगी, 1। और लास्ट हम पता नहीं कर सकते, तो क्या होगा, इनफाइनाइट, अनंत, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें होल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं। अगर नेचुरल नंबर्स में अगर जीरो ऐड कर दें, अगर मान लो यहां जीरो नहीं हो तो आपको क्या दिख रहा है, नेचुरल नंबर दिख रहा है ना, दिख रहा है। अगर इसमें हम जीरो भी ऐड कर दें साथ में तो ये हो जाती है होल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं। तो आपको पता चल गया नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं और होल नंबर्स क्या होते हैं, दोनों में अंतर भी आपको यहां पर पता चला। अब आगे देखते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, पूर्णांक। तो देखिए -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, ये सभी क्या है, इंटीजर्स है। इनमें अगर देखें ये है नेगेटिव इंटीजर्स और ये पॉजिटिव इंटीजर्स। तो आपको याद रखना प्लस और माइनस वाली संख्या, ठीक है। -1 -2 -3 -4 -5, और इस तरह से +1 +2 +3 आगे चलती जाएगी। तो ये होगी इंटीजर्स, पूर्णांक। अगर नेगेटिव इंटीजर्स के बारे में पूछे तो नेगेटिव वाली संख्या जो माइनस में है, और पॉजिटिव की अगर बात करें तो जो संख्याएं प्लस में है, +1 +2 +3, इस तरीके से हम इसे बता सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स है। अब बात करते हैं आगे इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स, सम संख्याएं और विषम संख्याएं। तो सम संख्याएं क्या होती है, वो संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो, जिनमें 2 का भाग जाए, ठीक है, 2 से। और विषम जो है इसका अपोजिट, मतलब कि 2 से वो विभाजित ना हो। तो देखिए जैसे 2 4 6 8, 2 4 6 8, तो ये सभी संख्याएं क्या है, इवन, सम संख्या। इसके बाद अगर बात करें ऑड नंबर, विषम संख्या, तो 1 3 5 7, इन 1 में 3 में 5 में 7 में आप किसी में भी 2 का भाग देंगे तो पूर्ण रूप से नहीं जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या देख लिया, नेचुरल नंबर्स देख लिया, होल नंबर्स देख लिया,
इंटीजर्स देख लिए, इवन नंबर्स देख लिए और ऑड नंबर्स देख लिए। आपको ये सभी याद रहना चाहिए। फिर देखते हैं प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। यहां से क्वेश्चन, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, चाहे वो बैंक का एग्जाम हो, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, या फिर चाहे वो सीयूईटी का एग्जाम हो। अगर सीयूईटी का एग्जाम है तो भी ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। यहां से ये नहीं पूछेगा कि अभाज्य संख्या क्या है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है ये 1 से लेकर 25 तक कितनी अभाज्य संख्या है, कितने प्राइम नंबर्स हैं। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा वो देखते हैं। सबसे पहले अगर बात करें अभाज्य संख्या होती क्या है, प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स वो होते हैं कोई किसी भी संख्या में खुद के अलावा और एक और खुद के अलावा किसी और से वो संख्या विभाजित ना हो, यानी उसमें किसी और का भाग ना जाए। अब जैसे आप देखें 7 है, 7 में किसका भाग जा रहा है, किससे डिवाइड हो रही है, एक तो 1 से और एक खुद 7 से। मतलब कि खुद और 1 को छोड़कर वो संख्या किसी और से डिवाइड नहीं होगी, तो वो संख्या होती है अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। अब बात करें 1 से लेकर 25 तक कितनी अभाज्य संख्या है, तो वो है 9। उसके बाद 25 to 56, फिर 50 to 75 6, और 75 to 100 4। क्वेश्चन जो पूछा गया था वो ये कि 1 to 100 टोटल कितनी प्राइम नंबर्स है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, आप इन्हें काउंट करें, देखो 25। तो ये जो आपको दिख रहे हैं यहां से जो 5 क्वेश्चन बन रहे हैं, 1 2 3 4 और 5, इनमें से वो कुछ भी पूछ सकता है। 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 50 तक, 1 से लेकर 75 तक, 1 से लेकर 25 तक, यहां से कुछ भी पूछा जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स अभाज्य संख्या क्या होती है। इसके बाद अगर बात करें हम भाज्य संख्या, जो इसका जस्ट अपोजिट मान सकते हैं कि वो संख्याएं जिनमें एक खुद का जाएगा और उसके अलावा किसी और संख्या का भी उसमें भाग जाएगा। जैसे 4 है, तो ये किससे डिवाइड हो रही है, देखो 1 से, 4 से और 2 से। 10 में 1 से भी डिवाइड है, 1 से तो सभी डिवाइड हो गए, खुद से भी है, 2 से भी है और 5 से भी है। तो ऐसी संख्या क्या कहलाती है, भाज्य संख्या, कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है, तो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर हमने देखे, ये आपको यहां पर समझ में आया होगा। फिर देखते हैं हम सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखें 2 और 7 है, ठीक है, तो कैसे पता चलेगा कि ये सह अभाज्य संख्या है कि नहीं। अगर आप 2 के अगर फैक्टर करें और 7 के अगर फैक्टर करें, तो यहां पर जो कॉमन जो आएगा, 1 के अलावा कुछ कॉमन नहीं आएगा, 1 के अलावा कुछ कॉमन नहीं होगा। अगर ऐसा होगा तो संख्या को प्राइम नंबर है, और अगर ऐसा नहीं है तो संख्या को प्राइम नंबर नहीं है। अब आप देख रहे होंगे 3 एग्जाम्पल आपको दिख रहे हैं, तीनों में अगर सभी का गुणनखंड करें तो कुछ भी कॉमन नहीं है। जैसे 5 है और 8 है, तो इनका अगर गुणनखंड करते हैं फैक्टर, तो कॉमन सिर्फ 1 आता है, उसके अलावा कुछ कॉमन नहीं आएगा। अब फैक्टर हम आगे देखेंगे, 2 7 हो गया, 5 8 और 2 5, तो ये होता है को प्राइम नंबर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स। इनके बारे में हम यहां से पढ़ेंगे। परिमेय संख्या क्या होती है, अगर देखें P बटा Q, P अपॉन Q के फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। और यहां पर जो इंपॉर्टेंट बात है वो है कि Q कभी 0 नहीं हो सकता, Q नॉट इक्वल्स टू 0। वो इसलिए कि जैसे मान लो 5 अपॉन 0 है, 0, तो अब इसको हम यहां पर डिफाइन नहीं कर सकते, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, इसलिए यहां पर नीचे 0 नहीं हो सकता। तो ये हो गया रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। इनकी जो 2 परिभाषा और है वो क्या, कि टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग।
या तो क्या होगा, जैसे मान लो हम किसी संख्या में भाग दे रहे हैं, ठीक है, p अपॉन q के फॉर्म में है, p में q का अगर भाग दे रहे हैं तो मान लो इसका आंसर ऐसे आ जाएगा 1.52, यहां तक मान लो कंप्लीट हो गया। या फिर क्या हो सकता है 1.52, फिर वो रिपीट हो जाएगा वापस 52, या फिर जैसे मान लो कोई भी संख्या है तो उसका आंसर ऐसे आ जाएगा 1.352, यानी कि वो संख्या रिपीट होती रहेगी। तो ये तो होती है परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। एग्जाम्पल 1/3, 1/5, 9/4। अब अगर बात करें हम अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर्स, वो क्या होती है, √5, √11, √21 और पाई। पाई इरेशनल नंबर क्यों है? जैसे पाई है, पाई की वैल्यू हम क्या लिखते हैं 22/7, वो हम लिखते हैं यहाँ पर किसी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, हम आसानी से सोल्व कर सके, इसके लिए हमने ये एक वैल्यू मानी है। वैसे पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14, इस तरीके से आगे ये कंटिन्यू चलती रहती है। तो 22/7 क्या है, परिमेय संख्या है, और पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो दोनों में ध्यान रखना है कि पाई और जो 22/7 है दोनों अलग अलग है, वैल्यू हम यहाँ पर मानते हैं, वैसे इसकी जो वैल्यू है 3.14, इस तरीके से इसकी वैल्यू होती है। तो आपको ध्यान रखना है पाई क्या है, अपरिमेय संख्या, और 22/7 क्या है, परिमेय संख्या, और सॉरी पाई जो है अपरिमेय संख्या और 22/7 है परिमेय संख्या, ये आपको ध्यान रखना है। और जो अपरिमेय संख्या है वो क्या, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, ये इसका कंसेप्ट है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स का। आगे देखते हैं कौन से नंबर है। नंबर्स हो गए कंप्लीट। अब हम देखते हैं डिजिट। टोटल डिजिट कितने, 10 अंक। कौन से 0, 1, 2 से लेके 9 तक, ठीक है। तो टोटल डिजिट जो है अंक वो कितने, 10, 0 से 9, जो हम गिनती, जो अंक हम यूज कर रहे हैं, जीरो को हम यहां पर काउंटिंग में यूज नहीं करते, लेकिन अंक यहां पर हम जीरो को काउंट करेंगे। तो टोटल कितने हो गए 10। नंबर्स के बारे में बात करें, संख्याएं, तो जब भी बात संख्याओं की आती है तो वहां पर जीरो कभी भी नहीं लिखते, हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट 1 से। तो 1, 2, 3, 4, इस तरीके से। अब बता नहीं सकते टोटल कितनी संख्याएं, तो क्या आ जाएगा इनफाइनाइट। अब अगर बात करें हम यहां पर 1 डिजिट की टोटल कितनी संख्या है, एक अंक वाली टोटल संख्या, तो कितनी है 9। कौन सी, 1 से लेके 9 तक, ठीक है। ये तो बात हो गई एक अंक की। अगर 2 अंकों की बात करें तो कितनी होती है 9 और फिर 0, ये होगी। जैसे देख लो 0 से लेकर के है 9 तक, तो ये हो गया। तो हम यहां पर काउंट कितने कहां से करते हैं 1 से, तो 1 से लेकर 9 तक तो ये हो गई। उसके बाद 10 से लेकर 99, ठीक है। तो क्या गया आंसर 90। अब अगर 3 डिजिट की बात करें तो उसका आंसर क्या आएगा 900। अब ये तो जैसे एक अंक की बात है, 2 अंक की बात है, 3 अंक की बात है, तो इसका आंसर आप बता सकते हैं। लेकिन जैसे 8 अंक की बात करें, 9 की बात करें, 10 की करें, या उससे बड़ी जैसे 45, 46, 85, किसी भी संख्या की, किसी भी अंक की बात करें, तब इसका आंसर हम कैसे बताएंगे। तो देखते हैं, जैसे मान लो मेथड क्या लगेगा, जैसे यहां पर बात हो रही है 2 अंक की, तो हम क्या कर रहे हैं, जब 2 अंक वाली संख्याओं के बारे में बात कर रहे हैं तब हम क्या कर रहे हैं, एक 9 लिख रहे हैं और उसके बाद एक 0 लगा रहे हैं। टोटल डिजिट कितने, 2, तो उसमें से एक 9 और कितना शेष रहा 1, तो उसके स्थान पर लिख दिया 0। अब अगर बात करें 3 डिजिट की, 3 डिजिट, तो एक 9 तो यूज करना है, शेष कितने रह गए 2 डिजिट, उसके स्थान पर 2 शून्य। अब मान लो यहां पर बात हो 8 डिजिट की, ठीक है, तब क्या करेंगे, एक 9, शेष कितने रह गए 7, तो या तो आप 7 0 लिखें या फिर डायरेक्ट लिख सकते हैं 10 की पावर 7, 10 की पावर 7।
तो ये इसका कंसेप्ट है, आप ऐसे भी डायरेक्ट बता सकते हैं। तो 8 अंकों की कुल संख्या कितनी होगी? 9 इंटू 10⁻7। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे आगे। अब बात करते हैं हम यहां पर सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या। यहां से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बड़ा बेसिक है लेकिन सीयूटी के अंदर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखते हैं, एक अंक की अगर बात करें 1 डिजिट, तो सबसे छोटी संख्या 1 और सबसे बड़ी 9। ठीक है, अगर 2 डिजिट की अगर बात करें तो क्या आता है? सबसे छोटी पूछा है तो 10 और सबसे बड़ी 99। अब आप 1 2 3 4 5 6 ये तो आसानी से बता सकते हैं। अगर मान लो बहुत बड़ी संख्या के बारे में पूछ ले, मतलब बहुत बड़ी डिजिट के बारे में पूछ ले, तब क्या करेंगे? देखते हैं। अब 3 डिजिट की अगर बात करें तो क्या करते हैं? 100 और यहां पर हम 999। अब देख रहे हैं कि यहां पर क्या हो रहा है कि जब एक डिजिट की बात कर रहे हैं तो सबसे बड़ी में एक 9, 2 डिजिट की बात कर रहे हैं तो 2 9 99, और अगर 3 डिजिट की बात कर रहे हैं तो 999, 4 डिजिट की बात करेंगे तो 4 9, और 5 की करेंगे तो 5 9, 6 की बात करेंगे तो 6 9। तो सबसे बड़ी की अगर बात करें तो जितने अंक हैं उतने ही 9 वहां पर होंगे। और अगर सबसे छोटे की बात करें तो वहां पर क्या होता है? सबसे पहले 1 लिखेंगे और जितने डिजिट बाकी रहे उतने शून्य यहां पर अप्लाई कर देंगे। ये जैसे है तो 4 अंकों की, एक तो हमने क्या किया? 1 यूज कर लिया, शेष कितने डिजिट रहे? 3, तो 3 शून्य हमने यहां पर अप्लाई कर दिए। जैसे मान लो क्वेश्चन ये है कि 47 डिजिट वाली सबसे छोटी संख्या आपको बतानी है, तो आप उतने जीरो थोड़ी लगाएंगे, आपको क्या करना है? 1, कितने शेष रह गए? 47 में से एक तो हमने यूज कर लिया 46, 10⁻46, ये इसका आंसर होगा। अब मैं बताऊं या मैं पूछूं आपसे कि 47 में जो डिजिट है उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तब क्या होगा? 9⁻47। ठीक है, सबसे बड़ी की बात करें तो जितने डिजिट है उतनी पावर लगा दो 9 पे, और छोटी की बात करें तो एक कम करके 1 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन करते हैं कुछ। 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग है। द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स इज। तो हमें क्या बताना है? 4 अंकों की जो संख्या है सबसे छोटी और सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग बताना है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है 4 डिजिट की? 9999। और सबसे छोटी योग बताना है तो ऐड कर दो 10,999, तो ऑप्शन सी। तो यहां पर क्वेश्चन चेंज भी हो सकता है, वो कैसे? 4 अंकों की सबसे बड़ी और 7 अंकों की सबसे छोटी, या फिर बोल सकता है 4 अंकों की सबसे छोटी 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर, या फिर योग या मल्टीप्लाई, वो कुछ भी आपसे यहां पर पूछ सकता है। तो आपको ये सब पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन देखिए, अभी हमने किया था संख्या प्रणाली में कुल 9 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं। अभी हमने जैसे 8 अंकों की संख्या निकाली थी, 8 अंकों की, तो यहां पर क्या पूछा है? हाउ मेनी टोटल 9 डिजिट्स नंबर्स आर देयर इन द नंबर सिस्टम। अब इसका आंसर आप काउंट थोड़ी करेंगे, काउंट तो हो ही आप कर ही नहीं पाएंगे। अब आपको क्या करना है? कितने अंकों की बात हो रही है? 9, तो आपको क्या करना है? एक 9 लिख लेना, 9 डिजिट है, उसमें से एक आपने यूज कर लिया, कितने शेष रहे? 8, उतनी ही आप 10 की पावर लगाएं। आंसर क्या आ गया? 9 इंटू 10 की पावर 8। ठीक है, 9 इंटू 10 की पावर 8 यहां पर इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए क्या पूछा है? अंक 5 9 2 और 6 में से किसी एक अंक का 2 बार उपयोग करके
सबसे बड़ी 4 अंकीय संख्या हमें यहाँ पर बतानी है। द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग एनी 1 डिजिट ट्वाइस, यानी कि जो 4 हमें डिजिट दिए गए उनमें से किसी एक डिजिट को आप 2 बार यूज कर सकते हैं और आपको बताना है कि लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सी होगी। तो देखिए सबसे बड़ी की बात कर रहे हैं तो 9 तो सबसे पहले आना है, तो 9 को 2 बार यूज करते हैं, फिर 9 यूज हो गया। अब सबसे बड़ी कौन सी है? 6, और उसके बाद 5। 2 को यूज करना नहीं है क्योंकि 4 अंकों की बतानी है, तो इसे यूज होगा नहीं यहां पर। तो आंसर क्या आ गया? 9965, 9965, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका यहां पर करेक्ट आंसर होगा। 38 और 68 के बीच पूर्ण संख्याओं की संख्या है। होल नंबर्स कितने होंगे 38 और 68 के बीच में? तो आप यहां पर ध्यान रखना कि 38 और 68 इन दोनों को काउंट आपको यहां पर नहीं करना। क्यों? आपको क्या पूछा गया? इनके बीच में, 38 और 68 के बीच में। तो इनके बीच में कौन सी संख्या है? 39 से लेकर 67। तो आप टोटल या तो काउंट कर सकते हैं या दूसरा तरीका वो क्या है कि 67 में से आप 39 को माइनस करें, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? 28 और उसमें +1 कर दें। कोई भी संख्या हो माइनस कर दें और फिर उसके बाद उसमें +1 कर दें, तो इसका आंसर आ जाएगा 29। या फिर आप काउंट कर सकते हैं 39 टू 67 तक, ये आंसर इसका आने वाला है। 58 और 80 के बीच सम संख्याओं की संख्या है, तो क्या होगा आंसर? बीच की बात हो रही है, तो हमें 58 और 80 को यूज नहीं करना है यहां पर। तो 60, 62, ठीक है, उसके बाद 64, उसके बाद क्या आएगा? 66, उसके बाद आएगा 68, फिर 70, 72, 74, 76, 78। तो टोटल करें कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो टोटल कितनी सम संख्या है? 10। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए। हम सभी क्वेश्चन बड़े बेसिक से कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड क्वेश्चन हम करेंगे। सबसे पहले हम लेवल के अकॉर्डिंग चलेंगे, पहले आसान क्वेश्चन फिर हार्ड क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? 25 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? तो 25 और 100 के बीच हमें बतानी है कितनी अभाज्य संख्या है। तो मैंने भी आपको बताया था कि 1 to 100 कितनी है? 25। हमें क्या बताना है? 25 to 100 के बीच। तो इसका आंसर कब आएगा? जब हम या तो जो फर्स्ट है 25, इसमें से 1 to 25 माइनस कर दें, ठीक है। तो 1 to 25 जो है कितनी प्राइम नंबर होती है, कितनी अभाज्य संख्या होती है? तो मैंने बताया था आपको 9। तो इसका आंसर कैसे आ जाएगा? जब 25 में से 9 को जब माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 16। तो ऑप्शन बी आपका यहां पर करेक्ट आंसर होगा। तो प्राइम नंबर से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है? अब आपको बताना है यहां पर इरेशनल नंबर कौन सा है। अगर आप देखेंगे तो आपको सभी यही लग रहा है कि चारों ऑप्शन सही है, लेकिन ऐसा नहीं है। रूट में जरूरी नहीं है कि कोई भी संख्या अगर रूट में है तो वो इरेशनल नंबर हो, ऐसा नहीं हो सकता। अगर जैसे रूट में है, अगर 35 होता तो ये संख्या इरेशनल नंबर है, लेकिन अब संख्या क्या है? 36, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 6। तो यहां पर ये संख्या तो नहीं है। 9, रूट 9 को क्या लिख सकते हैं? 3।
22/7 मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। तो बचा क्या, पाई। पाई एक अपरिमेय संख्या है, आपको पता होना चाहिए। जैसे पाई है, 22/7 है, तो इनमें से कौन सी संख्या अपरिमेय है, तो वो है पाई। 22/7 नहीं है, 22/7 है परिमेय संख्या। वो इसलिए क्योंकि 22/7 जो है ये पाई की वैल्यू नहीं है, इसको हमने माना है। ठीक है, किसी क्वेश्चन को हल करने के लिए इसको यहां इसकी वैल्यू मानते हैं। पाई की जो वैल्यू होती है 3.14, इस तरीके से ये आगे संख्या चलती है। तो आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन ए, पाई। अगला क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट को प्राइम, सहअभाज्य नहीं है, ये हमें बताना है इन चारों ऑप्शन में से। तो मैंने आपको बताया था कि सहअभाज्य संख्या कौन सी होती है। तो देखिए, सहअभाज्य संख्या वो होती है जिसमें कोई दो युग्म है, दो पेयर हैं, ए और बी। ठीक है, अगर ए के फैक्टर करें, ए के गुणनखंड करें और बी के गुणनखंड करें, तो उनमें कुछ भी कॉमन ना हो सिवाय 1 को छोड़कर, तो वो संख्या होती है सहअभाज्य। तो यहां पर क्या है, अब देखें 1 और 3 के अगर फैक्टर करेंगे तो कुछ भी कॉमन नहीं है सिर्फ 1 को छोड़ के। 31 और 33 में यहां भी कॉमन नहीं है, यहां भी नहीं है। लेकिन 8 और 10 की अगर बात करें तो यहां पर कॉमन क्या आएगा, 2। जैसे देखो 8 के फैक्टर करें 2, ठीक है, और 10 की बात करें तो 2 इंटू 5, तो कॉमन क्या है 2। या बोल सकते हैं HCF, अगर HCF ले हम 8 के और 10 के तो कॉमन क्या आएगा 2। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। तो ये क्या है, सहअभाज्य नहीं है। तीन संख्या जो है, तीन जो ऑप्शन बी सी डी, ये तीनों क्या है, सहअभाज्य को प्राइम। अगला जो कंसेप्ट है वो है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। आप देखिए, करते हैं हम। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू ये क्या होती है, स्थानीय मान और अंकित मान दोनों सेम से लग रहे हैं आपको, लेकिन ऐसा नहीं है। फेस वैल्यू यानी कि जो है, जैसे हमें दूर से कोई वस्तु दिख रही है, ठीक है, तो वही है, लेकिन उसका स्थान क्या है वो हमें पता नहीं है। यानी कि फेस का मतलब जो दिख रहा है वही, और वो संख्या किस स्थान पर है वो है प्लेस वैल्यू। जैसे देखो एक एग्जांपल है 96752, तो इसमें क्या पूछा है, फेस वैल्यू ऑफ 6। अगर 6 की अगर फेस वैल्यू की बात करें तो जो संख्या में दिख रही है वही संख्या होगी, तो 6। 7 की जैसे नीचे फेस वैल्यू ऑफ 7, तो भी 7। अब बात हम करें प्लेस वैल्यू की, स्थानीय मान, तो वो क्या होगा। अगर इसको समझे तो देखिए, अगर 6 की बात करें तो सबसे पहले आपको 6 लिख लेना है, उसके बाद उसके आगे कितनी संख्या है, जैसे 1 2 3, तो उतने शून्य आप यहां पर लगा दें, जैसे होता है ना इकाई, दाई, सैकड़ा, इस तरीके से। ठीक है, अब आगे देखो प्लेस वैल्यू ऑफ 7, तो ये रहा 7, 7, और आगे कितनी संख्या है, कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, 5 और 8, तो टोटल जो डिजिट है कितने हो गए, 2, तो यहां हमने 2 0 लिख दी। तो इसका आंसर क्या आ गया, 700। और प्लेस वैल्यू ऑफ 6 की बात करें तो 6000। अगर बात करें 9 की, अगर 9 की प्लेस वैल्यू की बात करें तो आएगा 9, फिर आगे कितने डिजिट है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये इसका आंसर होगा। तो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट, अगर आपको डाउट है तो आगे हम क्वेश्चन करेंगे, उससे आपका डाउट यहां पर क्लियर होगा। ये देखिए संख्या आपको दी रखी है 986703,
इसमें बताना है कि 8 और 7 के स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा, द डिफरेंस ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 8 एंड 7। तो देखिए 8 की प्लेस वैल्यू यहां पर क्या है, 8 ये रहा, 8 की प्लेस वैल्यू क्या है, आगे कितने डिजिट है, 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद 7, तो 7 ये रहा थर्ड नंबर पे, तो आगे कितने डिजिट और है इसके, 2, तो आपने अंतर बताना है तो माइनस कर दो, ये इसका आंसर होगा 79300, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी आपका यहां पर करेक्ट होगा। तो हो सकता है क्वेश्चन नॉर्मल आ जाए या फिर थोड़ा सा अलग पूछ ले, जैसे 8 की तो प्लेस वैल्यू बात करें और 7 की फेस वैल्यू, ऐसा होता तो तब यहां पर 7 की जो 700 है उसके स्थान पर क्या था, सिर्फ 7, ऐसे बोल दे 8 और 7 के जो प्लेस वैल्यू ना पूछ के फेस वैल्यू पूछते तो क्या था आंसर, 8 - 7 यानी 1, तब इसका आंसर यहां पर 1 होता। लेकिन आपको क्या करना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। अब हम बात करेंगे डेसिमल और फ्रैक्शन, दशमलव और भिन्न। इसको हम क्या करेंगे, साथ में पढ़ेंगे। अगर फ्रैक्शन की बात करें, भिन्न, भिन्न होता क्या है, जैसे मान लो कोई एक बॉक्स है, इसमें टोटल जो 10 पेन है, ठीक है, कोई भी 10 आइटम है, उसमें से क्या किया, 1/3, या फिर ऐसे बोल सकते हैं, मान लो इसमें से, जैसे मान लो 10 कोई आइटम है, 3 आइटम हमने बाहर निकाल लिए, 3, और यहां पर क्या है 10, तो 3 बाहर निकाल लिए, शेष कितने बचे, 7। अगर इसको भिन्न में लिखे तो क्या बोलेंगे, 3/10, कौन सा भाग निकाला है, 3/10, यही तो, ये बोलेंगे 3/10। अब देखो, या तो ऐसे बोल सकते हैं, या फिर कोई बॉक्स है, ठीक, उसमें कोई आइटम है, जैसे मान लो इसमें से आइटम 10 आइटम ही मान लेते हैं, और हमने क्या किया, इसमें से 1/3, या फिर बोल दे 1/10, 1/10 आइटम ए को दे दिया, ठीक है, और शेष जो भाग है वो दे दिया बी को, तो बी को कितना मिलेगा, यहां पर आपको दिख रहा है 1/10 यानी P/Q के फॉर्म में आपको दिख रहा है, Q जो है वो यहां पर दर्शाता है टोटल, और P जो है यूज, कितना यूज किया गया, तो 10 में से 1 हमने यहां पर यूज कर लिया, तो शेष क्या रहा, 9/10, तो B का जो पार्ट है 9/10। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो भिन्न जो है P/Q के फॉर्म में होगी, और Q जो है नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब जैसे P/Q जो है, इसमें ये है हर, अंश, और नीचे हर, ये तो बात है यहां पर फ्रैक्शन। एग्जांपल देखें, 1/3, 1/6, या फिर 7/12, इस तरीके से भिन्न के एग्जाम्पल है। दशमलव की बात करें, जैसे मान लो कि हमने लिखते हैं जैसे 5/10, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.5, ये लिखते हैं, या फिर जैसे 5/100 लिखें, इसको क्या लिखेंगे हम भिन्न में, दशमलव में 0.05, जितने शून्य हैं उतने पहले पॉइंट, दशमलव, तो इसका आंसर ये होगा। आगे देखते हैं भिन्न कितने प्रकार के होते हैं। तो यहां पर 3, सिंपल फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन और कंटिन्यूड फ्रैक्शन। हम यहां पर पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ सिंपल और डेसिमल फ्रैक्शन, ये हम यहां पर नहीं पढ़ने वाले।
ठीक है, अब देखते हैं सिंपल फ्रैक्शन और डेसिमल फ्रैक्शन में क्या अंतर है। डेसिमल जो फ्रैक्शन है वो होता है जैसे 0.50 या फिर 0.237 का बार, या फिर ऐसे हो सकता है 0.6 बार। ये सभी एग्जाम्पल क्या है डेसिमल फ्रैक्शन के। अगर सिंपल फ्रैक्शन की बात करें, वही एग्जाम्पल जैसे 1/3 है, 1/4 है, 1/5 है, 7/17 है। ये सभी एग्जाम्पल क्या है साधारण भिन्न, सिंपल भिन्न के। तो ये सिंपल भिन्न हो गया, ये डेसिमल भिन्न हो गया। आगे हम देखेंगे रिपीटेड जो डेसिमल है उनको भिन्न में कैसे बदलेंगे। ये जो आपको दिख रहा है साइन ऊपर, ये क्वेश्चन आगे करेंगे हम। सिंपल जो फ्रैक्शन है वो भी दो प्रकार का होता है, दो टाइप होते हैं इसके। क्या क्या? प्रॉपर और इम्प्रॉपर, उचित भिन्न और अनुचित भिन्न। अब इसका कैसे पता चलेगा हमें कि उचित भिन्न है या फिर अनुचित भिन्न है? तो देखिए इसका पता ऐसे चलता है, प्रॉपर जो भिन्न है, ठीक है, वो लिखा जाता है P/Q, और ये छोटा होता है 1 से, ठीक है। या फिर ऐसे लिख सकते हैं P जो है वो यहां छोटा होता है किससे? Q से। ये तो हो गया प्रॉपर भिन्न, मतलब कि प्रॉपर फ्रैक्शन उचित भिन्न। अगर बात करें हम इम्प्रॉपर अनुचित की, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है P/Q, ये होता है 1 से बड़ा, और यहां पर P की वैल्यू होती है Q से ज्यादा। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे 1/3, 1/4, ये सभी एग्जाम्पल क्या है प्रॉपर फ्रैक्शन के। अगर इम्प्रॉपर की बात करें 7/4, 8/3, तो आप देख रहे हैं कि ये क्या है इम्प्रॉपर भिन्न है, अनुचित भिन्न। वो कैसे? जैसे 7/4, इसको क्या लिख सकते हैं हम? 1 सही, 3/4, इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा आ रही है, तो ये क्या होते हैं अनुचित भिन्न। और इस तरीके से जो हम लिखते हैं वो होते हैं यहां पर मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। और जो मैथमेटिक्स में है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं लिख सकते, हम क्या यूज करते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये बात हमने की है फ्रैक्शन की। इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है और इनका ऑर्डर। उससे पहले हम देखते हैं रिपीटिंग डेसिमल टू फ्रैक्शन। जैसे जो डेसिमल जो है वो रिपीट हो रहे होते हैं कोई संख्या, जैसे एग्जांपल लेते हैं, देखिए अगर ऐसे हो 0.P, इसका मतलब क्या है? P के ऊपर बार लगा है, इसका मतलब ये है 0.P, ये कंटिन्यू आ रहा है। इसको हमने एक साथ में लिखने के लिए P के स्थान P के ऊपर हमने क्या लगाया बार। अब ऐसी अगर संख्या आ जाए तो उसको भिन्न में कैसे बदलेंगे? जब भी ऐसी कोई संख्या आपको मिले तो आपको लिखना है P जिस संख्या के ऊपर बार है अपॉन कितनी संख्या के ऊपर बार है? सिर्फ एक पर, तो 9। एग्जाम्पल 0.6, तो इसको क्या लिख सकते हैं? ठीक है 6/9। अब अगर ऐसे आ जाए दो संख्या के ऊपर बार आ जाए P और Q, तब क्या करेंगे? जैसे मान लो कोई हमने किसी संख्या में भाग दिया और आंसर आ रहा है हमारे ये वाला, ये मान लो P है, ये Q है, और इस तरीके से कंटिन्यू रिपीट हो रहे हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे। जैसे मान लो कोई एग्जाम्पल है, पहले इसको क्या लिखेंगे, सोल्व कैसे करेंगे? तो वो होगा PQ/99, ठीक है। जितनी
डिजिट के ऊपर बार है उतने 9 नीचे लिखने। अब मान लो ऐसे आ जाए 0.PQ, बार यहां पर सिर्फ Q पर हो, P पर नहीं हो। इसको सोल्व कैसे करेंगे? उसका तरीका है, सबसे पहले कंप्लीट संख्या को लिखें, PQ को लिख दिया, ठीक है। उसके बाद जिस डिजिट पे बार नहीं है उसको माइनस कर दो, -P अपॉन कितने डिजिट पे बार है, 1 पर तो 9, और कितने पे नहीं है, 1 पर, तो जिस पे नहीं है उतने 0। इसका आंसर ये होगा। अब कुछ एग्जाम्पल हम करते हैं। देखिए जैसे एग्जाम्पल है वो क्या है कि मान लो कोई संख्या दे रखी है 0.637, ठीक है, और तीनों पे बार है, तब आंसर क्या आ जाएगा 637 और 999, ठीक है। अब अगर ऐसा हो 0.45 और उसके बाद हो फिर से 5 मान लो, ठीक है। यहां पर बार क्या है, सिर्फ और सिर्फ 5 पे मान लो या 55 पे मान लो, 2 पर। अब इसका आंसर क्या आएगा? तब इसका आंसर आ जाएगा 455 माइनस बार किस पे नहीं है, 4 पे, तो उसको माइनस कर दो, और अपॉन कितने बार है, 2, और किस पे नहीं है, 4 पर, 1 पे नहीं है तो 0। ये इसका आंसर आ जाएगा सोल्व करने पे। अगर ऐसा आ जाए 0.321, बार यहां पर सिर्फ 1 पे है, तब इसका आंसर क्या आएगा? तब आएगा 321 माइनस बार किस पे नहीं है, 3 और 2 पे, तो -32 अपॉन 1 पे बार है और कितने पे बार नहीं है, 2 संख्या पर, 2 डिजिट पर, तो 2 0 यहां पर लिख दो। ये तरीका है यहां पर इस जो टॉपिक है रिपीटिंग डेसिमल टू फ्रैक्शन, ये यहां पर इसको ऐसे सोल्व कर सकते हैं। आगे कुछ क्वेश्चन करते हैं इनके। देखिए ये क्वेश्चन दिया गया है और क्या करना है हमें कि इसको भिन्न में बदलना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इस संख्या को हम कैसे लिखेंगे। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, यहां पर 51 ही रिपीट हो रहा है बार बार, तो 51 पे ऊपर बार लगा दिया, ठीक है। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे? जो मेथड है अभी मैंने आपको बताया था तरीका, 51 को लिखें, माइनस कुछ होगा नहीं क्योंकि यहां पर ऐसी कोई डिजिट है नहीं, ऐसी कोई संख्या नहीं जिसपे बार नहीं है, और अपॉन 99, तो आंसर ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आपका यहां पर करेक्ट आंसर होगा। ये देखिए इसका आंसर क्या होगा, 497 पे बार है, तो इसको सोल्व कर लेते हैं। 497 सबसे पहले संख्या लिख दी, माइनस क्या करना है, जिस संख्या पे बार नहीं है, जैसे 49 पे नहीं है तो -49 अपॉन एक संख्या पे बार तो 19, और कितने पे बार नहीं है, 2 पर, तो 00, तो आंसर आ जाएगा 448। ये इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, ठीक है। तो ये तरीका था इनको भिन्न में बदलने का। देखिए जो सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन होता है वो इन्हीं बातों पे होता है, इन्हीं कुछ वर्ड्स पे होता है। असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम, छोटे से बड़ा, जहां 3 आरोही 3 है और यहां पर 1 2 3 अवरोही 4, 4 से 3 पे जाना बड़े से छोटा, 3 से 4 पे जाना छोटे से बड़ा। आरोही का मतलब है छोटे से बड़ा और अवरोही का मतलब बड़े से छोटा, असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। अब हम देखेंगे फ्रैक्शन जो है उसका क्रम जो है वो क्या होता है, बड़ा कौन सा फ्रैक्शन होगा, उसको अगर हम क्रम में रखें असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर, तो कैसे करेंगे। क्वेश्चन है असेंडिंग ऑर्डर आरोही क्रम में हमें यहां पर बताना है। अगर आप इसको सोल्व करके आंसर निकालेंगे, जैसे मान लो 6 में आप 13 का भाग दें, उसमें जैसे 0 पॉइंट कुछ कुछ आएगा, तो उससे आपका टाइम ज्यादा लगेगा। आपको क्या करना है,
अगर देखें यहां पर क्या है, ऊपर वाली संख्या अंश और नीचे हर, ठीक है। जब हर क्या हो, समान हो, सभी भिन्न में हर क्या है, सेम है, ऐसी कंडीशन में जिस भिन्न में अंश बड़ा होगा वही फ्रैक्शन सबसे बड़ी होगी। तो यहां पर क्या सबसे बड़ी, फिर ये और फिर, तो इसका क्रम क्या हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। हमें क्या बताना है, छोटे से बड़ा, तो फोर्थ सबसे पहले, उसके बाद थर्ड, उसके बाद सेकंड और उसके बाद फर्स्ट। जब भी हर क्या हो, समान, तो ऐसी कंडीशन में वो भिन्न सबसे बड़ी होगी जिसमें अंश सबसे बड़ा होगा। यहां पर सबसे बड़ा अंश 9 है, यहां पर 8, फिर 7, फिर 6, तो इसका ये होगा आंसर। अब अगर बात करें सेकंड टाइप का क्वेश्चन जो इसमें बनता है, अवरोही क्रम, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि बड़े से छोटा। यहां पर आप क्या देख रहे हैं कि अंश क्या है, समान। तो जब भी अंश समान हो, पहले क्या था, हर समान, अगर अंश समान हो ऐसी कंडीशन में वो भिन्न सबसे बड़ी होगी जिसमें हर सबसे छोटा होगा। उसका जस्ट अपोजिट है। तो यहां पर अंश क्या है, समान है, तो हर किसमें सबसे छोटा है, सबसे छोटा यहां पर 1, 2, 3, 4 और 5, तो सबसे छोटा कौन हो गया, 8/11। हमें क्या बताना है यहां पर, बड़े से छोटा, तो सबसे बड़ी ये, उसके बाद हमें बताना है 8/11 हो गया, उसके बाद ये, फिर होगा 5, फिर 2 और फिर 4। ये इसका आंसर होगा। हमें क्या बताना था, अवरोही क्रम यानी कि बड़े से छोटा। तो सबसे बड़ा कौन सा है, 8/11, 3 नंबर पे, उसके बाद 8/13, उसके बाद 8/16, फिर 8/17 और फिर होगा 8/27। तो इसका आंसर ये आएगा। इससे पहले हमने क्या देखा था, यहां पर हमें बताना था बड़े से, सॉरी आरोही क्रम है तो छोटे से बड़ा, तो छोटे से बड़ा हमने देखा था, तो सबसे बड़ा कौन सा होगा, यही, फिर ये छोटे से बड़ा देखा था ना, तो मैंने शायद हो सकता क्रम गलत लिख दिया होगा। तो सबसे छोटा कौन सा होगा, एक बार देख लेना आप, इसका आंसर जो होगा, मैंने शायद बड़े से छोटा लिख दिया था। तो सबसे, हमें क्या बताना है यहां पर, छोटे से बड़ा, तो सबसे छोटा ये रहा, फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड और फिर फोर्थ। ये इसका आंसर होगा। पहले शायद मैंने उल्टा लिख दिया था। अब ये देखिए, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें ना तो अंश समान है ना हर समान है, तब क्या करेंगे। तब आपको क्या करना है, इसको कुछ स्टेप में सोल्व करेंगे। ऐसा नहीं है कि 5 में 9 का भाग देंगे, 11 में 12 का भाग देंगे, ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है कि जो भिन्न है उनमें अंतर देखिए। तो 5 और 9 में अंतर क्या आ रहा है, 4, 2 और 3 में 1, 11 और 12 में 1, फिर इनमें अंतर क्या आ रहा है, 5 का, यहां पर भी 5 का और यहां पर भी 5। ये आ गया अंतर, डिफरेंस। उसके बाद क्या करना है, आपको एलसीएम लेना इन सभी का। तो एलसीएम क्या आएगा, 20 आ जाएगा एलसीएम। तो एलसीएम आ गया आपका यहां पर 20। अब क्या करना है, 20 में आपको इसका भाग देना है जो आपका डिफरेंस आया था, और उसके बाद आपको मल्टीप्लाई करना है अंश से। तो 20 में जब 4 का भाग देंगे
तो क्या आएगा 5, और 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया आपका 25। फिर 20 में 1 का भाग दिया तो 20, और 20 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 40। फिर यहां पर 20 में जब 1 का भाग दिया तो 20 आ गया, और फिर 11 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया आपका आंसर 220। फिर देखिए 20 में 5 का भाग तो क्या आया 4, और 13 चौक 52। इसी तरीके से आगे 20 में 5 का भाग दिया 4 आया, और 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 4। आगे 28। ऐसा करने के बाद आपको क्या करना है, अब देखना है कि कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, वही संख्या सबसे बड़ी होगी। तो यहां पर सबसे बड़ी कौन सी है 220, तो ये भिन्न सबसे बड़ी होगी। 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, हमें क्या बताना, अवरोही बड़े से छोटा, तो 3 नंबर सबसे बड़ा होगा। उसके बाद देखें ये 52, ठीक है 4। उसके बाद कौन है बड़ा, सेकंड नंबर। उसके बाद शेष है 6 नंबर। उसके बाद 1 नंबर, और फिर 5। तो ये इसका आंसर होगा। आपको तरीका याद रखना है, सबसे पहले इनका डिफरेंस, उसके बाद एलसीएम, एलसीएम में जो डिफरेंस आया था उसमें भाग देना है, और फिर अंश जो ऊपर वाली जो संख्या है उससे मल्टीप्लाई करना है, और उसके बाद देखना है कि कहां पर सबसे ज्यादा आ रहा है। जो संख्या सबसे ज्यादा होगी वही सबसे भिन्न, जो भिन्न है सबसे बड़ी होगी। ठीक है, लास्ट जो इसका कंसेप्ट है वो ये कि मान लो हमसे क्या पूछा गया कि द लार्जेस्ट फ्रैक्शन अमंग, ठीक है, सबसे बड़ी भिन्न हमें यहां पर बतानी है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है, अब आप देखें कि फर्स्ट सेकंड थर्ड और फिफ्थ, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड और फिफ्थ यहां पर क्या है भिन्न, जो आपको नीचे वाला जो पार्ट दिख रहा है हर, वो क्या है सेम। तो ऐसी कंडीशन में मैंने क्या बताया था कि अगर हर समान हो, अगर हर समान हो तब वो भिन्न सबसे बड़ी होगी जिसमें अंश सबसे बड़ा होगा। अंश यहां पर किसमें सबसे बड़ा है, इस पार्ट में 4, तो यहां पर सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी 4/5। लेकिन ये जो आंसर है वो सिर्फ फर्स्ट सेकंड थर्ड और फिफ्थ, लेकिन एक भिन्न अभी बाकी है, कौन सी 7/15। अब हमें चेक करना है कि इन दोनों में से कौन सी भिन्न बड़ी होगी। या तो आप वही करें एलसीएम ले और फिर सोल्व करें, या फिर आप क्या कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको चेक कर सकते हैं। 4 को 15 से मल्टीप्लाई किया क्या है 60, और 5 को 7 से मल्टीप्लाई किया क्या है 35, 35। तो सबसे बड़ी कौन सी दिख रही है आपको, जहां ज्यादा आंसर आया, तो 4/5 आपका यहां पर करेक्ट आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4/5। अगला क्वेश्चन करते हैं। अब बात करते हैं यूनिट डिजिट इकाई अंक। इकाई अंक हमसे पूछ ले, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो इकाई अंक हमसे पूछा गया है, मैं क्या करता हूं 25 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आ रहा है 100। इकाई अंक कौन सा है जो फर्स्ट है, ये आना था। अब मैं अगर इसको सिर्फ 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, मान लो है 25, लेकिन मैं मल्टीप्लाई क्या कर रहा हूं सिर्फ 5 से, तो क्या आ रहा है 20। आगे करना है क्यों, यूनिट डिजिट तो फिर भी 0 ही आ रहा है। तो ये ध्यान रखना है, आपको कैलकुलेशन कंप्लीट नहीं करनी ऐसे क्वेश्चन में, आगे हम देखेंगे। अब देखो अगर 1 5 6 और साथ में आप 0 भी लिख लें, अगर इनकी बात हो कहीं पे भी तो उनके लिए जो इकाई अंक जो होगा वो सेम ही होगा। अगर 1 की बात होगी तो 1, 5 के लिए 5, 6 के लिए 6 और 0 के लिए 0। ठीक है, 1 के लिए 1, 5 के लिए 5, 6 के लिए 6 और 0 के लिए 0। वो क्यों, अब जैसे मान लो 1 है, 1 की आप पावर 1 करेंगे तो आंसर 1 ही आएगा। ठीक है,
जैसे मान लो 5 है, 5 की आप पावर 2 करेंगे तो क्या आंसर आएगा 25। तो इकाई अंक तो फिर से 5 ही आ रहा है। अगर आप 5 की पावर 3 करेंगे तो क्या आंसर आएगा 125। तो यहां पर भी इकाई अंक तो क्या आ रहा है 5 ही आ रहा है। तो 1560 पर ये कंडीशन चारों पे सेम लगती है, तो यहां पर क्या आंसर आएगा इकाई अंक सेम ही आएगा। ठीक है। अब अगर बात करें हम 2, 3, 7, 8, इनमें क्या होगा कि जब भी बात करें 2, 3, 7 और 8, जब भी इनकी बात करें आप तो क्या करना है, जितनी पावर है उसको 4 से भाग देना है और जो शेषफल बचे वो पावर आपको यहां पर यूज करनी है। फॉर एग्जांपल जैसे हम करते हैं 2 की पावर है मान लो 49, ठीक है। अब 49 तो हम मल्टीप्लाई कर नहीं सकते, 2 इंटू 2 इंटू ऐसे करेंगे नहीं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 और 49 में 4 का भाग देना है, शेष क्या रहेगा 1। अब इसका आंसर आ जाएगा, तो इसकी जो इकाई क्या होगी 2 ही होगी। तो आपको क्या करना है, जब भी आपको ये डिजिट दिखे 2, 3, 7, 8, आपको क्या करना है उसकी पावर को 4 से भाग देना है और जो आंसर जो शेष बचेगा उसको आपको वहां पर यूज करना है। तो ये तो बात होगी 1, 5, 6, 2, 3, 7, 8। अब अगर आगे बात करें हम 4 और 9 के लिए, तब क्या होगा 4 और 9 के लिए क्या होगा, इसमें क्या होता है ऑड और इवन यहां पर अप्लाई होता है। अगर 4 की बात करें हम, जैसे 4 की पावर 1 है तो क्या आ रहा है 4 ही आ रहा है। 4 की पावर 2 है तो क्या आ रहा है 16। 4 की पावर 3 है तो क्या आ रहा है 64 और 4 की पावर 4 है तो क्या आ रहा है 256। ठीक है। अब देखो कि जहां पावर क्या है विषम, वहां पर इकाई अंक सेम ही आ रहा है, और जहां पावर क्या है सम, वहां पर आ रहा है 6। तो 4 के लिए क्या होता है, जहां पावर सम हो और जहां पावर विषम हो, इवन और ओड, तो जहां सम है वहां पर इकाई अंक क्या आएगा 6 और जहां विषम है वहां आएगा 4। बस ये आपको ध्यान रखना है, जहां पावर क्या हो सम उसकी इकाई अंक क्या आएगी 6 और जहां पावर विषम हो उसकी इकाई अंक आएगी 4। सेम ऐसा ही कंसेप्ट है 9 के लिए। 9, अगर 9 के लिए अगर सम की बात करेंगे और विषम के लिए बात करेंगे, इवन और ओड, तो अगर सम की बात करेंगे तब तो इसका जो इकाई अंक आएगा 1 और अगर विषम की बात करेंगे तब आंसर इसका आएगा 9। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। तो हमने देखा इकाई अंक में 1 से लेके 9 तक इन डिजिट के लिए इकाई अंक क्या होता है, चाहे पावर कुछ भी रहे। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखिए अब 5 आपको दिख रहा है सबसे लास्ट में, सबसे लास्ट में आपको क्या दिख रहा है 5। अब 5 की पावर कितनी भी क्यों ना हो, मैंने भी बताया था उसका जो इकाई अंक जो है यूनिट डिजिट वो क्या आएगा हमेशा 5 ही आएगा। 5 में 5, तो इसमें आपको इसमें कुछ ज्यादा सोल्व करने की जरूरत नहीं है। अगला देखो यहां पर क्या है 4, 4 के लिए मैंने बताया था आपको कि जहां क्या हो सम जहां हो वहां आएगा 6 और विषम जहां हो वहां आएगा 4। तो 372 क्या है सम संख्या, तो यहां पर क्या आएगा 6 प्लस यहां पर 373 क्या है विषम संख्या, तो यहां पर क्या आ जाएगा 4। तो 6 + 4 10, तो इकाई यहां पर क्या होगा 0। ऐसे क्वेश्चन को आप इस तरीके से सोल्व करें,
ऐसे ना कि आप इसको पूरा ही सोल्व करते चले जाएं, इनको ऐड क्यों नहीं किया, इतनी बड़ी संख्या थी ऐसे क्यों लिखा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको देखना सम है, 4 के लिए बात हो रही है तो 6 और विषम 4, इन दोनों को ऐड किया 10 और इकाई हमें बताना था यूनिट डिजिट, तो आ गया क्या 0। चलो ऐसा ही क्वेश्चन और करते हैं। ये देखिए 3 की पावर क्या है 43 है, 6 की पावर 43 और 7 की पावर 43। तो 6 में तो कितनी भी क्यों ना पावर हो कोई दिक्कत नहीं है, इसको 6 लिख दे। 7 और 3 के लिए मैंने बताया था आपको कि अगर पावर हो तो उसको 4 से डिवाइड करें और जितना शेष रहे उसको आप यूज करें। तो 43 में अगर 4 का भाग दिया तो 10 बार चला गया, शेष क्या रहा 3, तो 3 की पावर 3 और यहां पर 7 की पावर 3। अब इसको सोल्व करें तो क्या आ जाएगा 27 इंटू 6 और इसकी पावर क्या आ जाएगी 7 की पावर 3, 343। अब आपको क्या करना है, यहां पर जो मल्टीप्लाई करना है आपको 7 को 6 से और फिर 3 से, बस आपको ये पूरी संख्या मल्टीप्लाई नहीं करनी, जो इकाई अंक है जो यूनिट डिजिट है वहीं पर आपको देखना है 7, 6 और 3। तो 7 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो क्या है 42। अब आप 42 को 3 से मल्टीप्लाई नहीं करना, आपको 3 से 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 3, क्या आंसर आ गया 6। हमें यहाँ पर बात करनी है सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट की, तो आंसर आ गया इसका 6। आज का लास्ट टॉपिक है 1 से लेके 100 तक जब हम काउंटिंग करते हैं उसमें 0 जो है कितनी बार आता है। तो आप देखें काउंट कर सकते हैं आप खुद भी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, टोटल कितनी बार आया 11 बार। फिर उसके बाद 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, उसके बाद 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और एक ये 20 और एक 21, तो आ गया 21। अब आपको 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इनको काउंट नहीं करना, इनके लिए डायरेक्ट है 20, 20 पर, मतलब कि प्रत्येक के लिए, 2 के लिए भी 20 है, 3 के लिए 20 और 4 के लिए 20, ये सब। अब अगर बात करें 1 to 100 टोटल डिजिट कितने हैं, तो आप देख लो 0 कितने 11 प्लस 21 प्लस ये कितनी डिजिट है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और प्रत्येक के लिए 20 है, तो सबके लिए मल्टीप्लाई 20, तो आंसर आ जाएगा आपका 160, 192। तो 192 इसका आंसर है, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है 192। ऐसा नहीं है कि 1 से लेकर 100 तक है तो 100 डिजिट है, टोटल जो डिजिट जो यूज हो रहे हैं वो है 192। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक टाइपिस्ट को 180 पृष्ठों की पुस्तक के पेज नंबर टाइप करने के लिए कुंजी पर कितनी बार टैप करना पड़ता है, ठीक है। अब जिसको पता है वो तो इस क्वेश्चन को सही करेगा, अब जिसको ये पता नहीं था या ऐसा मेथड देखा नहीं है तो क्या करता है 180 पृष्ठ, तो आंसर कर देगा ये, जो क्या हो जाएगा गलत। 180 पृष्ठ की बात हो रही है, जैसे मान लो उसने पेज नंबर फर्स्ट टाइप किया तो उसने एक बार टाइप किया, ठीक है, कुंजी पर 2 करना था तो 2, अगर उसको 10 टाइप करना था पेज नंबर 10 तो क्या करेगा, वो एक बार थोड़ी करेगा, 10 के लिए 1 0 मतलब 2 बार 1 0। तो ऐसी तो मेरे हिसाब से कोई कुंजी है नहीं जिसपे डायरेक्ट 10 लिखा हो, नहीं, 10 टाइप करना है तो उसको 2 बार टाइप करना पड़ेगा। अगर 100 टाइप करना है तो उसको 1, 2, 3 बार टाइप करना पड़ेगा। तो अब हमें क्या बात करनी है यहां पर 180 की, तो देखो 1 से लेके 100 तक तो हमने भी निकाला था, आंसर क्या है 192। अब आगे क्या है 80 पेज बच गए, लेकिन पेज अब कैसे होंगे 101, 102, 103। तो जब 101 पेज नंबर है तो इसको कैसे टाइप करेगा 1, 2, 3, 3 बार टाइप करेगा ना 101। तो 1 के लिए वो 3 बार करेगा तो 80 के लिए भी 3 बार ही करेगा ना सभी के लिए, तो आंसर क्या आ जाएगा
240। तो अब 240 इसमें ऐड कर देते, 2 3 4 432। तो ऑप्शन ए हमारा यहां पर करेक्ट आंसर होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको देखना है जहां पर कुंजी पर कितनी बार टैप करना पड़ता है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। यह क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट ईयर, एक टाइपिस्ट को 100 पृष्ठों की पुस्तक के पेज नंबर टाइप करने के लिए कुंजी पर कितनी बार टैप करना पड़ता है, हमने किया था लास्ट 192 192। तो इसका आंसर होगा, ये आप डायरेक्ट याद भी रख सकते हैं। और अगर वैसे करना चाहें, जैसे मान लो 1 to 9 9 बार, ठीक है, फिर 10 to 99 सभी के लिए 2 होगा, और 100 के लिए क्या होगा 3 बार। भाई 100 टाइप करना है तो 1 0 0 इस तरीके से टाइप करेगा, तो इसका जो आंसर आएगा 192। ये आप डायरेक्ट इसको याद रख सकते हैं। और जो टॉपिक बच गए थे वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना काफी है। आपको सभी टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है, साथ में नोट्स भी बनाते रहें, कुछ फॉर्मूले हैं वो भी याद रखने हैं, मेथड भी याद रखने हैं, ट्रिक भी याद रखनी है। कोई भी लेक्चर आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि जैसे मान लो आपने ये लेक्चर मिस कर दिया, इसके बाद नए टॉपिक ऐड होंगे तो आपको वो जल्दी से समझ में नहीं आएंगे। तो आपको क्या करना है, कंटिन्यू क्लास लेनी है। और कोर्स आप परचेज कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने कोर्स परचेज किया और बैठ गए, साथ में कंटिन्यू तैयारी करें। कोर्स ले लिया है तो आप अपनी तैयारी में लगे रहें। हम मिलते हैं कल, इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।